हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज आए हैं अपना नया टॉपिक लेके पढ़ने के लिए। चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, है ना। इसमें हम लोग पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें यहाँ करने के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर। इजी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि स्कोरिंग चैप्टर है ना। इससे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफर्म और उसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अपन इजी मान के चलते हैं, अगर कंटेंट हमारा क्लियर है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स में। आपको स्टेप बाय स्टेप वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, ताकि क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सको। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया, आप उसको फिर बाद में सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा ऐसा पढ़ने का। तो हम कंटेंट धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। आप यहाँ पे देखते जाएंगे, करते जाएंगे और इससे खुद से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर को बहुत ही कंसंट्रेटली समझना है और इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातों के साथ हम करते हुए जाएंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट्स भी जानते जाएंगे और आपको ये बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसको ज्योमेट्री अच्छा लगता है, डायग्राम बनाना अच्छा लगता है, उसके लिए तो बेस्ट चीज है। मतलब बहुत ही मजा आता है यहाँ पे इसको काम करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ऑप्टिक्स, है ना। तो चलिए ऑप्टिक्स में चलते हैं। हमारा चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या? दिस इज स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स, है ना। इसमें हम लाइट पे भी चर्चा करेंगे कि लाइट क्या होता है, बट स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का ही नाम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं? क्योंकि वी नीड टू प्ले विद द ज्योमेट्री। आप देखेंगे कि हमको ज्योमेट्री से ही खेलना है अपने को इस चैप्टर में। मैक्सिमम चीजें ज्योमेट्री, मतलब कंसेप्ट छोटा सा, फिर ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स लगाने हैं, ज्योमेट्री करना है। तो देखेंगे ज्योमेट्री से अपने को बहुत गेम करना है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं, लाइट के रे नेचर के बारे में पढ़ते हैं। लाइट का रे नेचर क्या होता है और इसमें कंसेप्ट्स क्या, इसमें क्या काम आता है कि रे ऑप्टिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, रे ऑप्टिक्स में जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करेंगे, जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गया, टेलीस्कोप हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सब चीजें जो है ना, उनका साइज जो है वो लाइट के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। रे ऑप्टिक्स में जो हम स्टडी करेंगे, तो रे ऑप्टिक्स में चलिए, तो क्या है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हम चर्चा करेंगे, क्या होगा हमारा, जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने को डील करना है ना। जैसे कि हमने फिर से बताया कि जैसे कि मान लीजिए लेंस की बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, प्रिज्म की बात करेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब चीजें क्या है हमारे पास कि साइज में बड़ा है और लाइट के कंपेरिजन, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। तो इन सब चीजों के साथ डील हम करेंगे रे ऑप्टिक्स में। और जब हम जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लेंगे, जिन ऑब्जेक्ट के साथ वेव ऑप्टिक्स में अपने को डील करना है, उनका साइज जो है दैट इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इट मींस कि वहां पे जो भी, जैसे कि अपन डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे उन चीजों में जो स्लिट्स वगैरह होंगे ना, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, and the size of the slit will be in the comparison of the wavelength of the light. Okay, so that we will discuss in the wave optics। और wave nature के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे, wave nature of light, है ना। that will be what, wave nature of light, है ना। लाइट वेव की तरह काम करता है कि कैसे काम करता है, उस पर चर्चा करेंगे। और रे नेचर जो है हमारा, वो हम लोग यहां चर्चा करेंगे, रे नेचर। ठीक है, अब रे नेचर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। कंसेप्ट, टॉपिक फ्लो, ये बस थोड़ा सा सब्जेक्ट से अपने को इंटरेक्ट करने के लिए, नथिंग एल्स, है ना। ये सब चीजें हम जानते हैं पहले से। चलिए देखिए क्या है कि रे ऑप्टिक्स में क्या, स्टडी ऑफ रे नेचर ऑफ लाइट। और रे नेचर ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं रे नेचर। ये हमारा क्या हो गया, रे नेचर, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट वी हैव, रे नेचर, है ना। और पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, मतलब जिस रास्ते से पाथ जाता है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन ही हुआ ना। तो रे को हम, रे क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन नेचर हो गया, है ना। एंड बंडल ऑफ रे इज बीम। ये सिंपल सिंपल है डेफिनेशन कि बहुत सारी रेज जब आएंगी तो उसको अपन बीम बोलते हैं। जैसे मैंने एक टॉर्च जलाया, तो यहां से रे नहीं निकल रहा है, यहां से बीम्स निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेज निकल रही है यहां से, तो वो हमारा क्या होता है, बीम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लाइट के बारे में, हमने आपसे कहा कि लाइट के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। देखिए लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्या है हमारा ये लाइट,
लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कौन से रेंज का? विजिबल रेंज का। कौन से रेंज का होता है ये? विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, तो भाई उसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो विजिबल रेंज होता है, विजिबल रेंज कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मान के चलते हैं 3000 आर्मस्ट्रांग टू 4000 आर्मस्ट्रांग, सॉरी 8000 आर्मस्ट्रांग की बात कर लेते हैं कि 3000 आर्मस्ट्रांग टू 8000 आर्मस्ट्रांग तक की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, दैट इज व्हाट? विजिबल रीजन ऑफ द लाइट, है ना। कहीं कहीं इसको चेंज करके भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं इसको 3500 से ले सकते हैं, कहीं 4000 से लिखा हुआ होता है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3500 आर्मस्ट्रांग टू मान लेते हैं, फिर से 8000 मान लेते हैं, या 75। कहीं कहीं आपको ये 4000 आर्मस्ट्रांग से लिखा हो सकता है ना, 4000 आर्मस्ट्रांग टू, है ना, 8000 आर्मस्ट्रांग। तो कहीं कहीं ये चेंज हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये रेंज अपन मान के चलते हैं कि इस रेंज में जो भी लाइट्स फॉल करती है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करती है, उसी को अपन लाइट बोलते हैं, है ना। बाकी इससे पहले आप इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, आई मीन सॉरी इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स, है ना, तो ये सब बहुत सारी चीजें स्पेक्ट्रम में आती है, जिसको डीपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डीपली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, है कि नहीं है। तो ये समझ गए चीजें क्या है हमारे पास, जो विजिबल रेंज की लाइट, विजिबल रेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसी को हम लाइट बोलते हैं, विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मान लीजिए मुझे देखना है, मैं पढ़ा रहा हूं, लाइट बंद कर देंगे तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो बिना लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, है ना। एंड स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की अपन बात करें तो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई, छोटी छोटी चीजें हैं इंटरेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ, दैट्स गुड। अब चलते हैं हम लोग अपने चीज पे कि क्या करना है हमको टॉपिक में। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से, क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मिरर प्ले, अभी मिरर की बात नहीं कर रहे कि मिरर कौन सा मिरर, अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लीजिए मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अब क्या होता है रिफ्लेक्शन की बात, क्या होती है रिफ्लेक्शन का अगर स्टेटमेंट बोले तो क्या अपन बचपन से पढ़ते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना, उसी मीडियम में जब लाइट वापस रिटर्न आ जाए जिस मीडियम से आ रहा था, इसी को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन सब टर्म्स पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। समझते हैं यहां चीज क्या है। देखिए मेरे पास सपोज कीजिए ये मिरर है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमने मिरर बनाया, ये मान लेते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया, नॉट से मिरर की, चलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया। यहां से एक रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, यहां से एक रे आई, है ना, और यहां इस सरफेस पे फॉल किया और रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में रिटर्न चली गई। इस रे का नाम हमने लिखा इंसिडेंट रे और इसका नाम हमने लिखा रिफ्लेक्टेड रे। गुड। अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां सरफेस पे लाइट फॉल कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर का नाम दिया नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, ये जो फेनोमेना हुआ हमारा, ये जो फेनोमेना हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन है। यही हमारा क्या है? प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसी को हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया। ये जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल के साथ, तो इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल बनता है वो इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल बनता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल, आर से अपन इसको डिनोट करेंगे। सिंपल डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे, और हमने ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने नॉर्मल रखा। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल। ओके, वेरी सिंपल चीज है। यहां से अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो यहां से आगे जाने के लिए अपने को करना क्या है कि अब जरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा कर ली जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मिरर है, कि प्लेन मिरर है, कि स्फेरिकल मिरर है, कैसा भी है,
अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वट एवर इट इज द सर्फेस, डज नॉट मैटर, आइदर इट इज स्फेरिकल, इट्स अ प्लेन मिरर, इट्स अ इरेगुलर surface, it's a regular surface, does not matter. Whenever there is reflection, then angle of incidence will be equal to angle of reflection. That's the law, and law cannot be changed. So angle of incidence is equal to angle of reflection होगा, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होगा। ठीक है ये चीज। एक और है इसके साथ, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ कि ये बोर्ड का प्लेन आपको दिख रहा है, तो इसी में इंसिडेंट रे है, इसी में रिफ्लेक्टेड रे है और इसी में नॉर्मल है, राइट। ये रूल्स तभी, ये जो आई और आर का एंगल, ये रूल्स तभी वैलिड होगा। और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख दूं आगे, क्या मेरे पास है, चलिए तो क्या है मेरे बाई वेक्टर लॉ हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से कि आई और आर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर। तो क्या सपोज करते हैं ये वाला हो जाएगा मेरे पास। अब वो डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड पे डिस्कस नहीं करते हैं, बस परपेंडिकुलर टू प्लेन तो होगा, दैट्स वी नो, राइट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, आई क्रॉस आर। अब एन और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो देखिए तो इसका भाई क्या होगा हमारा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये 0 होना चाहिए। इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ये तभी वैलिड होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। ये इक्वेशन तभी वैलिड करेगा जब ये दोनों लॉज हमारा वैलिड होगा, तो ये इक्वेशन भी वैलिड होगा, ये इक्वेशन भी ट्रू होगा। इसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, किस फॉर्म में, इन द वेक्टर फॉर्म में। समझ गए इस चीज को। फिर से एक बार कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, आई कैप आर कैप ले लिया। अब हम जानते हैं बाय क्रॉस प्रोडक्ट कि ए क्रॉस बी का जो इक्वल टू सी वेक्टर होता है, दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो आई और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड आर, राइट। और इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास डॉट एन, तो ए डॉट बी 90 डिग्री हो जाएगा उसमें, तो एंगल 90 डिग्री ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, दिस इज वैलिड। ठीक है, ये चीज समझ गए। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन आपने एक प्लेन सरफेस से तो समझ लिया, ठीक है, प्लेन सरफेस से। क्या हो अगर स्फेरिकल सरफेस हो, क्या हो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे या भाई आ गया मिरर आ गया, नहीं नहीं, अभी सिर्फ हम कोई मिरर या किसी भी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम बात कर रहे हैं सरफेस की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मिरर और एनी प्लेन मिरर, है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, नथिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो व्हाट वी हैव, इफ रिफ्लेक्शन, if reflecting surface is what, spherical reflecting surface, spherical reflecting surface। जरा सा ज्योमेट्री बनाना समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या होगा उस केस में, मान लीजिए ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, हमने इसको इनसाइड से ऐसा पॉलिशिंग कर दिया, ये हमने ऐसी पॉलिशिंग कर दी, है ना, तो अब क्या होगा, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, यस बन जाएगा, ठीक है। और यहां ये सेंटर हो गया इसका। मान लीजिए कि यहां पे कोई लाइट आया और ये ऐसा यहां से ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, इसका नाम मान लिया इंसिडेंट रे। तो हमको क्या बनाना होता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, राइट। तो यहां पे और इंसिडेंट एंगल वगैरह निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल हमारा ये जो रेडियस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल इंसिडेंस हो गया, ये हमारा यहां नॉर्मल बनेगा, और इसके रेस्पेक्टिव हमारा बना देंगे तो क्या बन जाएगा, इसके रेस्पेक्टिव आप बना दीजिए, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसके रेस्पेक्टिव बना दिया तो क्या बन जाएगा, इसको ये नहीं है, इसको हटा देते हैं, रब नहीं हो रहा है क्या, ये हमारा क्या था, नॉर्मल, राइट। अरे चलिए कोई बात नहीं,
और ये एंगल क्या हो गया हमारा, ये आर एंगल हो गया, है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अपन जो अगर स्फेरिकल भी होगा तो इस तरीके से अपन इसका रिफ्लेक्शन होगा हमारा। ये सब तो और डीपली हमको डिस्कस करना ही है, बस एग्जांपल समझाने के लिए कि कैसे करेंगे। नॉर्मल कहां से बनाते हैं, उसका रेडियस जो होता है वही नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। रेडियस को एक्सटेंड कर दीजिए, यही हमारा नॉर्मल बन जाएगा। नो कंफ्यूजन। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये टर्म जान लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में क्या होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेगुलर है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो किसी भी केस में वैलिड है। इट डज नॉट मैटर कि सरफेस इज स्पेक्युलर और डिफ्यूज, डज नॉट मैटर, है ना। क्या है यहां पे कि अगर सरफेस रेगुलर है तो जो इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही होगा, अगर सरफेस हमारा कैसा है, स्पेक्युलर है या रेगुलर है। समझ गए इस बात को। डिफ्यूज्ड क्या होता है कि सरफेस इरेगुलर है, डिफ्यूज्ड में क्या हुआ, सरफेस इरेगुलर है, स्पेक्युलर नहीं है। तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, देख लीजिए, बट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एकदम कोई सिस्टमैटिक नहीं है ना, कोई सिमेट्रिक नहीं। इसमें क्या हो गया कि जिसको जिधर मन पड़ रहा है उधर जा रहा है, क्योंकि जो भी रेज जहां फॉल करेगी उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये रे फॉल करे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रेड अपना बनाएगा, जो जहां फॉल करेगा उसके हिसाब से अपना रिफ्लेक्शन करेगा ना वो। और सरफेस डिफ्यूज्ड है तो हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो फिर से एक बार, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इफ द सरफेस इज प्लेन या स्पेकुलर, देन इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी पैरेलल, ओके। And in this case, incident rays are parallel, but the reflected ray will not be parallel because surface is what? Irregular, है ना? Then irregular reflection will be said. Clear? छोटी सी बात यहां तक, बहुत अच्छी बात है। अब यहां आते हैं, चलिए अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंडेंट आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग और फिर चलेंगे आगे। क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन देखिए यहां से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे है, सिर्फ कुछ नहीं, कंसेप्ट तो फिजिक्स का बहुत छोटा सा है, इसमें अपने को तो ज्योमेट्री का गेम करना है पूरा। यहां पे क्या है क्वेश्चन, देखिए कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, एज शोन इन फिगर। इफ अ रे पैरेलल टू ओबी, ओबी की कोई रे पैरेलल आया, ओबी स्ट्राइक्स द अदर मिरर एट पी, यहां पे स्ट्राइक किया, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ठीक है ना। कहां स्ट्राइक किया, इस पी पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है। एंड फाइनली इमर्जेस पैरेलल टू ओ ए, और फाइनली क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन वगैरह होगा कुछ, अभी ड्रॉ करेंगे। रिफ्लेक्शन होकर फाइनली ओ ए के पैरेलल निकल गया। जो इमर्जिंग रे है वो कैसा है, ओ ए के पैरेलल। द इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू व्हाट, ओ ए, ओके। इमर्जिंग पैरेलल टू ओ ए आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है। देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू अपने को बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 90, 60, 45, 30। चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं कैसे करेंगे। अपने को तो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट तो बस क्या हुआ, आई इक्वल टू आर लगाने का है, ठीक है, बाकी तो कंसेप्ट ज्योमेट्री का ही है। चलिए ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा मिरर, ऐसा ही है मिरर कुछ, ठीक है। ये हमने मिरर डाल दिया, बहुत अच्छी बात। अब इंसिडेंट रे आया, इस पी पॉइंट पे आया, यहां से नॉर्मल बन के रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल बनेगा हमारा, ये नॉर्मल बन जाएगा, और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आया, फिर से यहां नॉर्मल बना लिया, और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा बोल रहा है हमसे कि ये और ये कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है फाइनली जो इमर्ज कर रहा है, फाइनली जो इमर्ज कर रहा है ये कैसा है, दोनों पैरेलल है। मतलब ये जो था मेरे पास ओ ए, और इसका नाम ले लिया N1 ले लेते हैं, और इसका नाम N2 देते हैं, तो ये जो रे दिख रहा है आपको, ये वाला रे, ये OA के पैरेलल है, ठीक है, ये चीज है ना। चलिए इसका नाम कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें, इसका नाम ये B है ना, तो चलिए इस पॉइंट का नाम C कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो N2C रे जो हमारा है वो पैरेलल टू OA होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मुझे ये एंगल थीटा बताना है, थीटा कितना होगा। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अगर ये थीटा, तो देखिए ये पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, नो कंफ्यूजन। ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब क्या हो गया मेरे पास, यहां से ये फॉर्मेशन, ध्यान से, ये और ये भी पैरेलल है, ध्यान से देखिए भाई कैसा है, ये थीटा और ये, तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारा, कर दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे।
ध्यान से इस रे को देखिए, ऐसा जेड बन रहा है हमारा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? एनी कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए अगर देखिए एक और कंसेप्ट यहां से मैं आपको बता दूंगा, पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप में करके चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और इस वैल्यू को अपन x अगर मान लेते हैं तो प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करके देखिए यहां से क्या बनता है? ये 90, अच्छा 90 90 180, तो ये 180 और 90 तो गया है कि नहीं? एक थीटा से ये थीटा भी गया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया? थीटा। मतलब ये एंगल भी कितना हो गया? x इक्वल टू ये भी थीटा। तीनों एंगल थीटा हो गया। अब मुझे तो यही एंगल निकालना था, और देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो भाई क्या होता है? देन थीटा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से क्या? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल, सिर्फ ज्योमेट्री की बात है, सिर्फ ज्योमेट्री की बात है। चलिए ये बात आप समझ गए। एक और तरीका है इसको सेकंड भर में करने का, कि इतना लंबा जाना ही नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा कंसेप्ट और ये काम खत्म। क्या होता है एक चीज देखिए, वो मैं आपको यहां बताता हूं। ये मान लीजिए एक मिरर है, यहां से एक इंसिडेंट रे आया और ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, दैट्स इट। अगर मैं उसी कंसेप्ट को यहां लगा दूं, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एंगल थीटा इसलिए ये भी थीटा, बस काम खत्म, 3 थीटा। नहीं आया समझ में? भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर चूंकि यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ था ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा, और चूंकि ये जेड फॉर्मेशन कर रहा है तो ये भी थीटा। बस हो गया, 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर क्लियर। समझ गए इस चीज को? ज्योमेट्री से ही गेम करना है। अभी तो छोटे छोटे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, बिलीव मी, मजा आ जाएगा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करते हुए। और एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, तो इतना मजा आएगा ना कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप तो कहोगे भगवान से कि भगवान ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन दे दो, है ना? तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि यू विल स्किप दैट क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल, है ना? आई विल शो यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप, कैसे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करते हैं, कैसे कंटेंट जुड़ता जाएगा और हमारा क्वेश्चन अच्छा बनता जाएगा, डोंट वरी। चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। अब देखिए क्या चीज है हमारे पास, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से समझना है इस चीज को। क्या हम कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझिए अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रोटेट कर दूं थीटा एंगल से, तो क्या इंसिडेंट रे पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इफ, मैं लिखता हूं यहां पे कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is rotated by theta, then incident ray no effect, इंसिडेंट रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स क्लियर, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे फर्क पड़ेगा, इफेक्ट विल चेंज, इसके एंगल पे, रिफ्लेक्टेड रे के एंगल पे फर्क पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे बदलेगा, इंसिडेंट रे नहीं बदलेगा, वो तो वही है। अगर मैंने सोर्स को फिक्स कर रखा है तो इंसिडेंट रे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिफ्लेक्टेड रे पे फर्क पड़ेगा, एज वेल एज नॉर्मल पे भी फर्क पड़ेगा, है ना? और नॉर्मल की वजह से तो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे पे फर्क पड़ेगा। तो देखिए कैसे काम करता है, कैसे होगा वो चीज हमारा, देखते हैं। मान लीजिए हमने सोर्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, सोर्स नहीं चेंज कर रहे हैं। ये हमने एक सरफेस ले लिया, सॉरी, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ले लिया है। ये इंसिडेंट रे आया और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल जो है अल्फा पहले था, तो ऑब्वियसली ये भी अल्फा होगा, ये हमारा नॉर्मल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमने इस सरफेस को ऐसा घुमा दिया क्लॉकवाइज से, क्लॉकवाइज अपन क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा, हम तो अभी इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं, हमने इसको ऐसा रोटेट कर दिया। तो ऐसा रोटेट करने पे मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं, क्या देखिए मैं अगर यहां बनाऊं तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सरफेस हमारा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा रोटेट हो जाएगा। हमने थीटा एंगल से, ध्यान से देखिए, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नया वाला, और ये एंगल हमारा थीटा है, इसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो ये हमारा थीटा एंगल रोटेट हो गया। अब देखिए इंसिडेंट रे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नो इफेक्ट, तो इंसिडेंट रे तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं, इंसिडेंट रे अभी भी वैसा का वैसा है, जैसा था वैसा ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब नॉर्मल चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले ये एंगल कितना था, ध्यान से, पहले ये एंगल अल्फा था, अब कितना हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस थीटा, इंसिडेंट एंगल बदल जाएगा, इंसिडेंट रे पे चेंजेस नहीं है अगर मैंने सोर्स कांस्टेंट रखा है, तो इंसिडेंट एंगल विल चेंज बाय थीटा एंगल, तो अल्फा प्लस थीटा इंसिडेंट एंगल होगा। तो ऑब्वियसली अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ये ना होके अपने हिसाब से चेंज होगा, और ये कुछ रिफ्लेक्टेड रे होगा, और ये एंगल भी कितना होगा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, राइट, हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने इसको ऐसा घुमाया तो ऐसा सरफेस बन जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा है ना। मैं ये समझाने के लिए यहां अलग से बना रहा हूं, आप यहां समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहीं पे ये रे बनाता ना तो जरा सा वो मैसअप हो जाता, तो बच्चे क्या डायग्राम से फिर क्लियर नहीं हो पाते कौन सा वाला रे है, तो इसलिए मैंने अलग से इसको सब बता रहा हूं यहां पे, ठीक है ये चीज। चलिए, और मेरा एंगल का रोटेशन कितना था, मिरर का थीटा एंगल था। जरा सा आप देखिए तो कितना हुआ मेरे पास, यहां से देखिए तो अब मेरे पास ये टोटल एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस 2 थीटा, आई मीन 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा हुआ कि नहीं हुआ, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस थीटा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और पहले एंगल कितना था हमारा 2 अल्फा, पहले एंगल कितना था मेरे पास 2 अल्फा, है कि नहीं है। तो पहले का एंगल 2 अल्फा था, अभी 2 अल्फा प्लस 2 थीटा हो गया। ध्यान से देखिए, पहले एंगल कितना था मेरे पास, या अगर अल्फा से बात करें तो अल्फा कितना था, अगर क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना था मेरे पास, भाई अल्फा था तो अल्फा है। अभी क्या हो गया अल्फा प्लस थीटा हो गया, है कि नहीं है। इंसिडेंट रे वही का वही है, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, तो क्या ये 2 थीटा से बढ़ गया क्या, पहले कितना था 2 अल्फा, अभी कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, देन तो 2 थीटा से इंक्रीज किया कि नहीं किया। दैट मीन्स अगर मैंने यही चीज बताना चाहते हैं कि अगर थीटा से हमने रोटेट किया तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। 2 थीटा से कैसा हो जाएगा हमारा, ये रोटेट हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, पहले कितना था अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अभी कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, तो रोटेशन कितने का हो गया भाई 2 थीटा इंक्रीज हो गया ना, यहां से हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 थीटा से हमारा रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ये चीज। और मैं 2 थीटा यहां पे क्यों बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे ही इंक्रीज करेगा, ध्यान से समझिए भाई। अभी कितना हो गया टोटल एंगल, अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल कितना हो गया यहां से 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब 2 अल्फा प्लस, पहले कितना था 2 अल्फा पहले था, अभी 2 अल्फा प्लस 2 थीटा हुआ ना, तो भाई इंसिडेंट रे तो बदल ही नहीं रहा है ना, तो एंगल इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, इंसिडेंट रे तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एंगल इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीज हो गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल इंक्रीज हो गया। तो कितने से एंगल इंक्रीज हुआ है 2 थीटा से हमारा क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब अगर मैं सरफेस को रोटेट करूंगा थीटा से तो हमारा क्या होगा, रे जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, है ना। देखिए ये कितना चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड रे विल चेंज बाय 2 थीटा एंगल, है ना। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, अगर मैंने इसको थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। समझ गए इस बात को, वेरी सिंपल चीज, इस बात को याद रखना है कि अगर मैं क्या करूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। जैसा हमने कहा कि रिफ्लेक्टेड रे विल चेंज बाय 2 थीटा, चेंज का मतलब लिख देते हैं विल रोटेट, इसके बदले में क्या लिख दूं विल रोटेट बाय 2 थीटा। समझ गए इस चीज को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। अब यहां पे तो हमने आपको ये चीज बताया, देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं कि हमने सरफेस को भी रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को भी मैं चेंज कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं, मेरे पे डिपेंड है ना, मैं पहली बार नहीं कर रहा था अभी करूंगा,
तो सरफेस को भी रोटेट करना है और इंसिडेंट रे को भी रोटेट करना है। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास एक क्वेश्चन बना कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रोटेटेड बाय 15 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, एंड इंसिडेंट रे इज आल्सो रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को भी क्लॉकवाइज किया, ये भी ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी याद रखना है उसके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से दीजिए, अगर मैं इसको 15 डिग्री से रोटेट करूंगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कैसा रोटेट हो जाएगा, 15 टू 30 डिग्री से, होगा कि नहीं होगा। अब डायग्राम पे समझिए, यहां से इंसिडेंट रे को भी 10 डिग्री से करना है ना। तो ध्यान से देखिए एक चीज, ऐसा मेरा एंगल है, समझिए अब एक चीज को, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अगर मैं इस रे को बदल के, अगर मैं इसको, ये ध्यान से समझिए कि अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ यहां आ जाएगा। अगर मैं ये पहले मान लीजिए थीटा था, अगर मैं थीटा माइनस अल्फा कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये फिर क्या होगा, ये भी थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। समझना क्या है, मैं जरा फिर से इसको बना देता हूं। यहां समझना क्या है, चलिए मैं यहीं बना देता हूं। व्हेन इंसिडेंट रे is rotated by एंगल थीटा। फर्स्ट में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अभी सरफेस नहीं करते हैं, सरफेस को रहने देते हैं हम। पिछले वाले में हमने क्या किया, यहां पे सरफेस को किया, अभी सरफेस नहीं करेंगे, इंसिडेंट रे को ही रोटेट कर देते हैं। तो इनिशियल केस में मान लेते हैं ये इनिशियल कंडीशन था हमारे पास, दिस वाज द इनिशियल कंडीशन। ये इंसिडेंट एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो ये भी कितना होगा अल्फा, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं क्या करता हूं, इस रे को हमने यहां से ऐसा रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को, ठीक है। हमने जरा सा क्या किया, थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। जैसे इसको मैं रोटेट करूंगा तो हमारा नया केस कैसा बनेगा, जो हमारा नया केस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, देखिए ऐसा बनेगा। ये सरफेस तो ऐसा कैसा ही रहना है। अभी कैसा हो गया कि हमने इसको अल्फा से थोड़ा सा, हमने इसको, अब ये क्या हो गया मेरा, पहले कितना था अल्फा, तो अब क्या हो गया अल्फा माइनस थीटा, राइट, एंगल कम हो गया, अल्फा माइनस थीटा। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा अल्फा माइनस थीटा। इसका मतलब अगर मैं इस रे को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टिंग रे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सेम एंगल से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या लिखूंगा मैं, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय सेम एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्लॉकवाइज इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा सेम एंगल से। चीज ये समझ में आया क्या है, कोई कंफ्यूजन इस बात में। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब मैं 15 डिग्री से रोटेट करूंगा तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का रिफ्लेक्टेड रे शिफ्टिंग करेगा, टू थीटा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे शिफ्टिंग कितना होगा, रिफ्लेक्टेड रे विल शिफ्ट बाय 30 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे विल शिफ्ट बाय 30 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, बाय 30 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, बाय 30 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन मतलब कैसा, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की रोटेशन के बस कितना 10 हमने इधर किया तो वो उल्टा 10 हो जाएगा, हमने 10 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो वो 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, फाइनल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा मेरा ऑफ रे, रिफ्लेक्टेड रे विल शिफ्ट बाय या रोटेट बाय कितना 10 है ना, बाय 10 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस चीज को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल शिफ्टिंग,
अगर यह फाइनल रोटेशन मैं बोल दूं तो क्या हो जाएगा, फाइनल रोटेशन इज इक्वल टू 30 तो हुआ क्लॉकवाइज और 10 हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो फाइनल शिफ्टिंग कितना हुआ भाई 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरा, ये 20 डिग्री का शिफ्टिंग हो जाएगा। ये अभी समझाने के लिए मैंने सारी बातें यहां पे लिख दी है, अगली बार से आप देखोगे और बता दोगे कि 15 टू 30 से क्या हो गया, क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुआ, 10 डिग्री से इधर क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुआ, फाइनल शिफ्टिंग रिफ्लेक्टेड रे का कितना हुआ 20 डिग्री का। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, छोटी छोटी बातें हैं ये चीज। ओके यहां तक आप बातें समझ गए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हमने खूब सारी चर्चा कर ली यहां पे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट हमारा, कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना, कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है कैसे बनाता है ना। अब आते हैं अपन प्लेन मिरर पे, ठीक है। और प्लेन मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजुअली बुक्स वगैरह में प्लेन मिरर को बहुत डीपली नहीं गिवन होता है, लेकिन इसमें अपन बहुत लंबा लेक्चर लेके चलते हैं, बहुत चीजें हैं करने के लिए, क्या क्या है चीजें करने के लिए, और इंटरेस्टिंग चीजें कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बना, शिफ्टिंग कैसा हुआ, उसके बाद उसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर एट एन एंगल सम थीटा एंगल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्लेन मिरर में और हम उन सारे क्वेश्चंस को करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। बाद में जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में लास्ट में तो कॉम्बिनेशन ऑफ भाई लेंसेज एंड मिरर करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। एट दैट पॉइंट फिर से प्लेन मिरर का कंसेप्ट काम आएगा हमारे पास, है कि नहीं है। तो प्लेन मिरर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, वी कैन नॉट स्किप दिस वन, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस तो यहां से आता है। हमने रिफ्रैक्शन में भी जाना है तो नीचे हमने क्या किया कि नीचे मान लीजिए कि वाटर का केस ऐसा बोल देते, कई बार क्वेश्चन होता है कि वाटर टैंक है, नीचे एक प्लेन मिरर लगा दिया, अब बताओ भाई इमेज कहां कहां बनेगा। ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला कि कंसेप्ट जोड़ते जाएंगे और उन कंसेप्ट को जोड़ के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंक्रीज करते जाएंगे और फिर अपन हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। सो डोंट वरी, कीप स्टडिंग विद मी, ओके। सो लेट्स सी हियर 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है। ये हमारे पास एक मिरर, ये हमारे पास एक मिरर। अब ये हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। तो अभी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, फिर आप चलेंगे हमारे साथ स्लाइड में आगे तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको बात करके दिखाएंगे, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वहां भी चलेंगे। चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, क्या होगा ध्यान से। क्या होता है, किसी भी चीज को हमको जो रे डायग्राम या इमेज बनाना होता है तो किसी भी दो रेज हमारी आंखों पे मिलती है, या देखिए क्या होता है, हमारा जो आई है वो हमेशा रेज को बैक ट्रेस करता है, वो हमेशा रेज को बैक ट्रेस करता है, ठीक है। और बैक ट्रेस जो करेगा तो हमें वो जहां से भी आता हुआ सा फील होगा या एक्चुअली आ रहा होगा, उसी पॉइंट पे अपन इमेज देखेंगे, हमारा आंख उसी पॉइंट पे इमेज देखेगा, ठीक है। चलिए तो हम यहां से दो रेज लेते हैं, एक रे मैंने ये ले लिया, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चला जाएगा, है ना, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा। एक रे मैंने यहां ले लिया, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चला जाएगा ना। लेकिन अगर मैं यहां से इसको देखूंगा, अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं ध्यान से, तो क्या होगा, ये जो हमारा अगर फील्ड ऑफ व्यू में है तो हमें ये रेज आते हुए से कुछ यहां से फील होंगी, कुछ यहां से रेज आती हुई से फील होगी। जरा अच्छे से और बना लेते हैं, गड़बड़ हो गया डायग्राम। हमें रेज ये यहां से ऐसा निकल जाना है, इसको है कि नहीं है। ये यहां पे आपको पता है ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये भी क्या होगा हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, इस बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो मैं इस बात पे ज्यादा डिस्कस अभी और नहीं करता हूं क्योंकि ये बात हम जान चुके हैं कौन चार्ज क्या है। हम तो यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, अब तो उन छोटी बातों से अपन आगे निकल चुके हैं और अब तो इमेज बना रहे हैं। तो अपने को ये रे कुछ यहां से आता हुआ सा फील होगा, कुछ इस पॉइंट से आता हुआ सा फील होगा। तो मैं जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखूंगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इमेज होगा, ये हमारा क्या होगा, इमेज होगा। अगर ये डिस्टेंस ध्यान से, अगर ये यहां से यहां का डिस्टेंस L है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी L ही होगा। ऐसे हमने इमेज बनाया, कैसे होगा देखिए, किसी भी टू रेज को अपन ले लीजिए, किसी भी कोई सा भी दो रे ले लीजिए, उसको मीट कराता हुआ देख लीजिए, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस भी L होगा। प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी बनता है। हम इस कहानी पे और भी चर्चा करेंगे, पहले इसको कंसेप्ट को प्रूफ कर लेते हैं कैसे होता है।
जरा सा ध्यान से देखिए इसी डायग्राम के साथ, चलिए रहने देते हैं, यहां फिर से डायग्राम बना लेते हैं या इसी के साथ काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बना देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, बना देते हैं आपके लिए। चलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था मेरे पास, यहां पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, यहां से ये इस पे फॉल किया इंसिडेंट रे और ये ऐसा निकल जाएगा। और ये एंगल, ये जो एंगल हमारा है, ध्यान से, ये एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा एंगल, ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो ये भी थीटा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, एक रे यहां भी ले लीजिए और यहां से भी ये चला गया ऐसा, है ना, यहां से भी ये चला गया ऐसा, तो यहां भी अपन नॉर्मल बना लेते हैं, है ना, यहां भी अपन नॉर्मल बना लेते हैं। चलिए यहां भी नॉर्मल बना लेते हैं, ये ऐसा निकल गया, तो ये हो गया नॉर्मल हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये आता हुआ सा कहां से फील होगा, कहीं यहां से आता हुआ सा फील होगा, ये हमारा क्या बनेगा, इमेज। चलिए ज्वाइन कर देते हैं ऐसा दोनों को। अब आप ध्यान से देखिए बाय ज्योमेट्री, अगर ये एंगल बाय ज्योमेट्री हमने आपसे क्या कहा था कि कंसेप्ट छोटी सी बात, बाकी सबका सब कंसेप्ट क्या, थीटा थीटा, कंसेप्ट छोटा सा और पूरा का पूरा ज्योमेट्री। तो बाय ज्योमेट्री अगर ये देखिए जेड फॉर्मेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा, डेफिनेटली होगा, एनी कंफ्यूजन। चलिए अगर ये थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ही ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं आप, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, कोई कंफ्यूजन इस बात में। और ये हमारा 90 डिग्री तो है ही, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अच्छा, अब देखिए ये इंसिडेंट एंगल फिर से हमारा, ये थीटा समझ में आ गया क्या है। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये थीटा, अगर यहां से ये नॉर्मल को जरा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा, बोलिए होगा कि नहीं होगा भाई। देखिए यहां ध्यान से आप देख सकते हैं, है कि नहीं है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये थीटा फिर से जेड फॉर्मेशन, तो ये भी थीटा, और ये अगर थीटा तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना 90, समझ गए सब कुछ। तो बाय ज्योमेट्री भाई क्या हो जाएगा, बाय एस रूल से कर लीजिए, है ना, ए रूल से कर लीजिए, है ना, एंगल से कर लेते हैं, तो क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, है ना। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम हम P ले लेते हैं, सो OP इज इक्वल टू PI, OP इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू L। आया समझ में कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर हमारा इमेज होना है, ये ट्रू है, इसमें अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमने इसको प्रूफ भी कर लिया, छोटा सा प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फील करने के लिए बता दिया कि भाई प्रूफ ये होता है इसका, सिंपल सी बात। ज्योमेट्री कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज्योमेट्री का कितना इंपॉर्टेंस है, ये बताने के लिए बता दिया, ज्योमेट्री का कितना यूज होना है, एवरीथिंग। इसमें क्या कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री ही तो है यहाँ पे, और तो मुझे इसमें कुछ दिखा नहीं, मुझे इसमें तो सिर्फ ज्योमेट्री ही दिखा, है कि नहीं है, समझ गए इस चीज को। तो इसके साथ ही अगर समझ गए तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, कोशिश करना है, क्या करना है कि ड्रॉ रे डायग्राम एंड ट्रेस द पोजीशन ऑफ इमेज इन फॉलोइंग केसेस। मतलब जो हमने ये रे डायग्राम बनाया है ना, ये जो रे डायग्राम हमने बनाया है इमेज बनाने के लिए, आपको यही चीज बनाना है इस अपकमिंग दोनों क्वेश्चंस में। इसमें आपको यही क्वेश्चन बनाना है ना, और देखना है इसमें भी यही काम करना है इनके साथ। लेकिन यहां से मैं आपको अगले क्लास में मैं समझाऊंगा, आपको तो इसको सॉल्व करना है, और अगली क्लास में इसके रे डायग्राम को बनाते हुए अपना कंटेंट हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और धीरे धीरे इसमें इंटरेस्टिंग चीजें जुड़ती जाएगी, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता जाएगा। हर एक टॉपिक से आप देखेंगे मजेदार क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे। ओके, सो थैंक यू।